मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मैं तमाम बहन भाइयों से, तमाम बच्चों से और तमाम बुजुर्गों से दरख्वास्त करूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो जो एडवाइजरी जारी हुई है उसके ऊपर भरपूर अमल करें। ये ईद हमने इन SOPs की बड़ी वायलेशन में गुजारी है। हमें याद रखना चाहिए जब जब हम वायलेशन करेंगे उनके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आएंगे। मैं उम्मीद रखूंगा कि तमाम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं मास्क पहनेंगे, जब घर में वापस जाते हैं तो अपने हाथों को धोएंगे। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मुसलमान हैं, हमें तो वैसे ही अल्लाह ने मौका दिया हुआ है 5 वक्त वुज़ू करने का। आपस में समाजी फासला रखेंगे और सबसे बड़ी बात ये कि बग़ैर ज़रूरत के अपने घरों से बाहर ना निकलें। मैं आपको तंबीह करना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानियों को कि अगर हमने इस सिलसिले में एहतियाती रवैया ना अपनाया और उसे बरकरार ना रखा तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडीज़ में तब्दील होने जा रही है सूरत हाल। और इस सिलसिले में आपको बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में ज़िम्मेदारी का सबूत देने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के एक्सपर्ट्स के साथ मैं हूं हिना आदिल। एक्सपर्ट्स की पूरी टीम की जानिब से आप सबको ईद मुबारक। आज के पैनल का हिस्सा होंगे एयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, मोहम्मद इलियास साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और आमिर इलियास राना साहब। बढ़ेंगे आज के पहले टॉपिक की जानिब। मुल्क भर में लॉकडाउन के खात्मे के बाद कोरोना के फैलाव में तेजी आ गई है। ईद के दिनों में कोरोना मुतासरीन की तादाद में खौफनाक हद तक इजाफा हुआ है, जिससे हुकूमती हलकों में गहरी तशवीश पाई जा रही है, जिस पर वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने खबरदार किया है कि अवाम अभी तक कोरोना वायरस को संजीदा ले रहे हैं और ना ही SOPs पर अमल कर रहे हैं। अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल न किया गया तो एक बार फिर मुल्क में सख्त लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। उधर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी मैदान में आ गए हैं और हुकूमत को निशाने पर लिया है और वाज़ेह किया है कि अगर लॉकडाउन लगाने और खोलने की हिकमत अमली बनाई जाती तो कोरोना केसेस में बेतहाशा इजाफा ना होता। उन्होंने एक बार फिर मुतालबा किया है कि कोरोना की सूरत हाल पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। इसी की मुनासबत से आज का पहला बड़ा सवाल है, क्या हुकूमत ईद के बाद अब सख्त लॉकडाउन की तरफ जाएगी? एयाज खान साहब, आपसे आगाज करूंगी। जैसे हमने देखा ईद के दिनों में और ईद से कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन में नरमी की गई, इसको खत्म किया गया, उस वक्त से लोगों ने किसी किस्म की एहतियात नहीं बरती, जिसकी वजह से खतरनाक हद तक इजाफा भी देखने में आया है कोरोना पेशेंट्स की तादाद में। तो क्या ईद के बाद अब दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा हुकूमत की? अच्छा, पहली बात तो ये है कि वो कह रहे थे कि अमल नहीं किया SOPs पे। बाकायदा धज्जियाँ बखेरी गई हैं SOPs की ईद के दिनों में, शॉपिंग के वक्त और चांद रात पे, और उसके बाद ईद पे भी इसी तरह के मनाजर हमने देखे हैं। उसके बाद आप बात कर रही हैं लॉकडाउन की तरफ। पंजाब के हवाले से मैं वसूख से कह सकता हूं, क्योंकि मेरी कल एक बहुत ज़िम्मेदार मिनिस्टर से बात हुई थी, क्योंकि गवर्नर साहब के हवाले से चल रहा था कि कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाएगी गवर्नमेंट ईद के बाद। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि गवर्नर साहब ना तो किसी कमेटी में हैं और ना ही ज़ाहिर है उन मीटिंग्स में शरीक होते हैं। कुछ चीज़ें ज़ेर गौर हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस पे बात हो रही है कि थोक मार्केटों को शायद 3 बजे तक खोल दिया जाए और उसके बाद थोड़ा टाइम बाकी बिजनेसेस का बढ़ा के 6 से 7 कर दिया जाए। कुछ इस तरह की शायद कानून साजी पे भी गौर किया जा रहा है कि उस मगरिब के बाद कारोबार ना हो, डे लाइट में कारोबार, जैसे यूरोप में, पूरे यूरोप में होता है। वहाँ 6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं और उसके बाद 9 बजे तक उनके शॉपिंग मॉल्स होते हैं। और ये जो केसेस बढ़ने की हम बात कर रहे हैं, ये गलतफहमी पे मबनी है, क्योंकि ईद के दिनों में जो धज्जियाँ बघेरी गई, इसका रिजल्ट को 10 दिन बाद आएगा जब टेस्ट होना शुरू होंगे। ये पिछले केसेस हैं जो लॉकडाउन में नरमी हुई थी, उसकी वजह से अगर कोई केसेस बढ़े हैं तो बढ़े हैं। अभी ये ताज़ा तरीन हम इनको नहीं कह सकते, क्योंकि ज़ाहिर आपको पता है कि इसके जो सामने आते हैं
कोई 10 से 14 दिन के बाद आते हैं, और अब तो मेरे ख्याल वो और अच्छा हो गया, WHO ने कहा कि 10 दिन के बाद अगर नेगेटिव आ गया तो फारिग कर दें, तो 4 दिन कम हो गए हैं लॉकडाउन के, जो इंसान ने खुद क्वारंटाइन में जाना होता है, ये एक अच्छी चीज़ है। रिजल्ट्स अलबत्ता इनको हम नहीं कह सकते। पंजाब की हद तक मैंने आपको बता दिया, बाकी सूबों का फैसल बताएंगे और उसका सिंध का, और आमिर बता देंगे आपको इस्लामाबाद का। ठीक है फैसल हुसैन साहब, आपके ख्याल में करंट सिचुएशन में क्या फैसला किया जाएगा अब गवर्नमेंट की जानिब से? देखिए बहुत ही मैं माजरत के साथ, मुझे ना आपके जो सवाल है उस पर मुझे बहुत शदीद नौयत के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि खौफनाक हद तक इजाफा हो गया। पता नहीं ये सवाल आपने किस बुनियाद पे बनाया। आपके सवाल के जब मेरे सामने आया तो मैंने इंटरनेशनल कोविड मीटर चेक किया, वहाँ ऐसा कोई सिग्नल नहीं है। वजारत हेल्थ की जो अपनी वेबसाइट है, इनका जो डेटा है वो कोई ऐसी बात नहीं कह रहा। वजारत हेल्थ का डेटा कह रहा है कि कोरोना के पेशेंट कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। टेस्टिंग की बुनियाद पर मरीज बढ़ते हैं, उसको मरीज कंसीडर नहीं किया जाता। मरीज उसको दुनिया में कंसीडर किया जा रहा है कि जो वेंटिलेटर पे जा रहा है, जो आईसीयू में जा रहा है, जो कब्रिस्तान में जा रहा है। आपके पास अमवात का डेटा नहीं बढ़ा, आपके पास वेंटिलेटर का डेटा नहीं बढ़ा, आपके पास आईसीयू का डेटा नहीं बढ़ा। 11 मार्च को जो है लॉकडाउन खत्म हुआ था, जो रश लगा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोग जो है SOP की उसका लिहाज नहीं कर रहे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो इंटरनेशनली रिकमेंडेशन है इस हवाले से, एहतियात करने के हवाले से, पाकिस्तान में उसका ख्याल नहीं किया जा रहा। लेकिन जो 11 अप्रैल चल रहा है ना, मई को, 11 मई को जो जिस तरह इस वक्त जब लॉकडाउन खत्म हुआ था तो उस वक्त जो जिस तरह लोग निकले थे तो उसका जो असरात थे वो आज आ जाने चाहिए थे। जिस तरह उस वक्त खौफ फैला था कि बहुत खतरनाक सूरत हाल होगी, तो आज कराची की सड़कों पे या पाकिस्तान की सड़कों पे, पूरे पाकिस्तान में जो है वो उसकी SOP की धज्जियां बिखरी गई थी। सड़कों पर लाशें होती, आईसीयू के आईसीयू भर गए होते, वेंटिलेटर के वेंटिलेटर खत्म हो गए थे। आपके तो वेंटिलेटर भी अभी मुकम्मल तौर पर जो है वो इस्तेमाल में नहीं आए। तो कौन सी खौफनाक सूरत हाल हो गई, कौन सी खतरनाक सूरत हाल हो गई। देखिए खौफ नहीं बेचे इन हुकूमतों ने, अब जो साइंसी बुनियादों पर कोई फैसला नहीं किया, फॉलोइंग हिकमत अमली बनाई और खौफ को जो इन्होंने फरोग किया। आज भी ये खौफ को जो है वो फरोग कर रहे हैं। अल्लाह करे जो SOPs हैं वो उसकी लोग पाबंदी करें, सूरत हाल कल खराब हो जाए तो अलग बात है। आज की तारीख में पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का डेटा और इंटरनेशनल डेटा बहुत अच्छे सिग्नल दे रहा है। हर जगह जो है वो कोरोना नीचे जा रहा है। ये आज हुकूमत, सूबाई हुकूमत भी, सिंध की हुकूमत भी, वफाकी हुकूमत भी जो बात कर रही है उसकी बात में ना मंतक है, ना वो डेटा की बुनियाद पे बात कर रही है। ये एक बात ये ठीक है कि दुनिया को कोरोना को ट्रीट करना नहीं आया कि इसका इलाज कैसे करना है, लेकिन दुनिया ने इसकी केयरिंग सीख ली है। कोरोना से जिससे केयर कैसे करना है, इससे बचना कैसे, उसकी जो है पूरी दुनिया में असरात है। पाकिस्तान में कोई इतनी खराब सूरत हाल नहीं, इस तरह जो है टीवी पे बनाकर पेश किया जा रहा है। वही खौफ पहले दिन से खौफ बेच रहे थे, आप खौफ नहीं बेचे। साइंटिफिक बुनियादों पर फैसला करें, डेटा की बुनियाद पर फैसला करें, लोगों को डराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त। ब्रिगेडियर साहब, बात हम यहाँ पर करें अवाम की तरफ से SOPs की धज्जियां बिखेरी गई हैं, अवाम ने SOPs पर अमल नहीं किया, खिलाफ वर्जी की है, तो अब क्या अवाम के इस रवैये के बाद हुकूमत जाएगी सख्त लॉकडाउन की तरफ? देखिए यहाँ पर हुकूमत जाहिर है कि बहुत काफ़ी प्राइम मिनिस्टर ने भी कोशिश की, बताया कि चले स्मार्ट लॉकडाउन कर लें। सिंध ने बहुत फुल लॉकडाउन किया। उसके बाद अवाम की और सोसाइटी की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो मैंने देखा कि वो बिल्कुल हम ख्याल नहीं करते। हम साथ रहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविल सोसाइटी? क्या उनको अपनी और अपनी फैमिली की नहीं फिक्र है? मुझे एज ए हेड ऑफ द फैमिली, मुझे अपने घर को देखना है कि मैंने अपने घर को कैसे संभालना है। इसी तरह अगर हर एक अपनी फैमिली को जो हेड ऑफ द फैमिली है वो कंट्रोल करे, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी हद तक मसाइल हमारे हल हो जाते। और अब इस तरह जो स्प्रेड शुरू हुआ ये ना होता। ये हमें समझने की बात है। गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए था कि जब आपने लॉकडाउन को खोला है, ईज आउट किया है, तो इंश्योर SOPs उसके लिए आप करें। दुकानदारों को बता दें कि जी अगर आप ये करेंगे हम आपकी दुकानें बंद करेंगे। अगर बैंक है तो बैंकों में कैसे वहाँ पर लाइनें कैसे रखनी है, कितने फासले पे रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है। हमारी ज़्यादा वहाँ में अनपढ़ वो औरतें खास तौर पर जब गाँव में निकली हैं लॉकडाउन के बाद, दे वर आउट ऑफ कंट्रोल। वो दे नेवर थॉट कि कोरोना इस कोई ऐसी वबा है, ये वायरस है जिससे उनको, उनके बच्चों को प्रॉब्लम, उनके बड़ों को, घर वालों को प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात करने की है। इस चीज़ के ऊपर आई थिंक अभी भी वक्त है कि हुकूमत मीडिया के ऊपर बहुत सख्त एक कैंपेन चलाए, लोगों को बताएं, नॉट डराएं, बिल्कुल नहीं। डोंट मेक देम स्केयर्ड के लिए ये पता नहीं क्या है। हाउ टू कंट्रोल इट, टेस्टिंग, आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट एंड सेफ्टी प्रोटेक्शन, ये चीज़ें हमने साथ साथ चलानी है। जब ये चलाएंगे तो प्रॉब्लम खत्म होगी। अदरवाइज
मुझे शक है कि अगर एक हफ्ते के तक ये ज़्यादा, क्योंकि इसके असरात एक हफ्ते के बाद आएंगे, और अगर एक हफ्ते के बाद ये असरात आते हैं तो गवर्नमेंट माइट हैव टू थिंक, खासतौर पर फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को शायद वो लॉकडाउन को सख्ती से अमल करें और कुछ सख्ती के दोबारा लॉकडाउन करें, बिकॉज जून के महीने में एक्सपेक्टेशन है कि ये पीक पे जाएगा। इसलिए हमें अपनी सोसाइटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत को पूरा करना चाहिए। ठीक है आमिर साहब, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एसओपीज को फॉलो करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, तो आगे क्या हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन जो है वो सख्त कर दिया जाएगा? आपकी क्या राय है? देखिए 3 एक्सपर्ट्स बात कर चुके और तीनों डिफरेंट राय रखते हैं, तो मैं चौथी जो तोहमात इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं वो पेश कर देता हूँ। ये तो मगरिब की साजिश है, पूरे के पूरे इलाके साफ सुथरे पड़े हुए हैं और कोरोना से कुछ भी नहीं हो रहा। कोरोना तो एक ड्रामा है, हुकूमत को तो पैसे मिलते हैं कोरोना के पर पेशेंट। ये मैं आपको वो बात नहीं कर रहा कि बिल्कुल हमारे यहाँ जिस तरह कभी कोई बड़ा वाक़या हो जाए तो ये फैलाया जाता है, जैसे ज़ुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी हुई तो लोगों ने सालों यकीन नहीं किया, ज़िया-उल-हक़ के हादसे पे भी यही माजरा हुआ, उसामा बिन लादेन पे आज भी स्टोरियाँ बनती हैं। तो हम तो हैं ही साजिशों में और तसव्वुरात में रहने वाली कौम। डॉक्टर साहब ने जो कुछ नज़रिया पेश किया तो वो इनको भी डॉक्टरेट की एक डिग्री मिल जानी चाहिए इस बुनियाद पे कि माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त पीसेज है कि सारी दुनिया कुछ और कह रही है और ये कुछ और कह रही है। बात एहतियात नहीं, मैं नहीं कह रहा, कोविड मीटर कह रहा है। आमिर भाई कोविड मीटर चेक कर लें, कोविड मीटर कह रहा है। मैंने अपनी तरफ से एक लफ्ज़ भी नहीं बोला है। डॉक्टर कोविड मीटर चेक करके बात करें, वरना हम आपको फिर कहेंगे कि आपके साथ डॉक्टर फैसल जो शौकत खानम वाले हैं उनको इकट्ठा बैठाया जाए ताकि आप 2 फैसले कर सकें। बात ये है वो डॉक्टर फैसल की वजह से सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। जिम्मेदारी हर एक की है इंडिविजुअली कि अपनी भी एहतियात करे, फैमिली की भी एहतियात करे, इलाके की। जब तक हम ये कॉन्सेप्ट जहन में नहीं लाएंगे एहतियात नहीं हो सकती। गवर्नमेंट वैसे तो मजमूई जो मर्जी कहती रहे, जैसे वो गवर्नर को वजीर साहब ने फारिग कर दिया, ज़ाहिर है कोई डराएगा, कोई धमकाएगा, कोई प्यार से बात करेगा। क्लास में भी बच्चों के साथ यही कुछ होता है। तो ये मुल्क भी एक पूरी क्लास की सूरत बना हुआ है जहाँ पे भांत भांत की बोली जाती है और सुना किसी को नहीं जाता। यहाँ मिथ ज़्यादा बिकती है और यहाँ पे तोहमात की बुनियाद पे ही तो लोग डबल पैसे भी कराने पहुँच जाते हैं और पीछे नहीं हटते। तो जो साइंटिफिकली प्रूव है वो ये है कि आपको एहतियात करनी है, हर सूरत में करनी है, आपको हाथ धोने हैं, आपको लोगों से फासला रखना है और इसके बगैर कोई बचत नहीं है। बढ़ गई खुदा न खास्ता तो फिर हमारी और आपकी बहस सारी रह जाएगी रस्ते में और सब चीज़ें दूर हो जाएंगी जो हमने इंतजाम किए हुए हैं, जो आज भी जनरल अफजल ने ब्रीफिंग दी है, हमने सुनी है। अल्लाह करे कि वो उसी तरह रहे और रिजल्ट हमारे हक में आ जाए। कौन चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर ये फैल जाए इस तरह से कि हम उसे काबू ना कर सकें? बिल्कुल ठीक है। लतीफ़ चौधरी साहब, आपके ख्याल में हुकूमत की जानिब से क्या अब हिकमत अमली अपनाई जाएगी? मेरा ख्याल ये है इस सारी कहानी में, क्योंकि इस पे तो हम बड़ी अब फरवरी से ये बातें करते चले आ रहे हैं और खुशकिस्मती हमारे एक्सपर्ट्स में से ये है कि हम में से कोई भी बायोलॉजी की जो है ना वो नहीं जानता, ना कोई वायरोलॉजिस्ट है और ना ही कोई बहुत बड़ा कोई डॉक्टर है। तो हमने छोटा डॉक्टर है, हमने बस खबरें, छोटे तो हैं ही हैं, अच्छा, आप भी बड़े माशाल्लाह आदमी हैं, तो इसमें हमने भी तो वो टामक टूइयाँ मारनी, तुक्के मारने हैं जिस तरह हुकूमत वाले मार रहे हैं। हमारी ये भी एक और खुशकिस्मती है कि हमारे जो हुक्मरान हैं इस वक्त उनमें भी जो इतनी सलाहियत नहीं है कि वो कोई चीज़ें यकीन के साथ कह सकें। ये फेडरल गवर्नमेंट का आगाज़ हुआ जिसको मैं कहता हूँ कि ढिलमिल पॉलिसी, यानी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं वही डुअल उनको समझ नहीं आ रही होगी या वो किसी स्ट्रेटजी के तहत कर रहे होंगे कि वो खुद बिलीव नहीं कर रहे कि इसको लॉकडाउन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कभी वो कहते हैं अशराफिया वालों ने कर दिया तो कहीं कुछ, तो इसके असरात आगे अवाम तक अल्लाह के फजल से अवाम भी हमारी उसी तरीके से है। वो तो मोटरसाइकिल पे भी आप देख लें, उन्होंने एक जो सबसे छोटा बच्चा जो मासूम होता है उसको आगे फ्रंट के महाज पे बिठाया होता है
यानी मोटरसाइकिल की टैंकी पे उस साहब ने उनको बिठाया है और वो मुसलसल चले जा रहे हैं। और अगर आपने, मेरे तजर्बे में है कि अगर किसी मोटरसाइकिल वाले को आप कह दें कि यार तुम गलत पे चले जा रहे हो, लेफ्ट पे जाए, तो वो आपसे बड़े गुस्से में कहेगा, कहना तू चुप करके मैं अपनी गड्डी चला, तेनू गड्डी चलानी आंदी, मैं बैठा हूँ। यानी ये हमारा एक माइंड सेट है। इसी तरह हमारे ताजर हैं, वो ताजरों का भी यही सिलसिला है। वो ताजर कहेंगे सानू तो सारा दिन कारोबार तो सारी रात कारोबार करने दी इजाज़त दी जाए। और ये हमारे इन्हीं में से हमारे MNA MPs हैं, हमारे वुज़रा हैं। हम बहुत से लोगों से मुलाकात करते हैं, कई ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं, कई हम सियासतदानों से मिलते हैं, तो वो उनको पता कुछ नहीं, उनको सिर्फ ये है कि मैं MNA किस तरह बनना है। और वो एक बन गया, निसाब पढ़ के एक ब्यूरोक्रेट बन गया, चाहे वो फौज में है जनरल, वो वारफेयर को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन अब आवाम जैसे ही वो सिलसिले हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि कोरोना के हवाले से हमें वही बातों का पता है जो हमें मीडिया के ज़रिए बताई गई हैं। हमारी अपनी तहकीक इसमें कोई कुछ नहीं। एहतियात बीमारियों से करना हर एक का फ़र्ज़ है। आप सिर्फ कोरोना से ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों से बचते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा किसी से गले नहीं मिलते, दुरुस्त किसी से हाथ नहीं मिलाते, अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं। और कारोबार भी हमने खोलना है तो कारोबार का स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स बनाना गवर्नमेंट का काम है। आप सुबह के टाइम पे खोलें और रात मगरिब से पहले बंद कर दें। तकलीफ होगी, सुबह उठने की हमें जल्दी आदत नहीं पड़ी, तो ताजर भी उसी लहर में है, खुद ब खुद चीजें ठीक होती जाएंगी। सिर्फ आप दुकानों को बंद करवाएं अपने टाइम के ऊपर कारोबारी सरगर्मी। ठीक है, मोहम्मद इलियास साहब आपकी क्या राय है? जी, अभी जो सूरत हाल है उसमें ये जो केसेस में इंक्रीज़ है, ये तो पिछले जो लॉकडाउन खुला उसके बाद जो सोशल डिस्टेंस ख़त्म हुआ, लोगों ने एकदम रश किया, उसके नताइज आ रहे हैं। अभी तो जो नताइज हैं दूसरे, तो वो तो अब ईद के वाले जो हैं वो कुछ दिनों तक आएंगे, 10-15 रोज़ तक। तो सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट इसके बारे में अगले 2 रोज़ में इजलास करेगी, उसमें वफाक की सतह पर, सूबों की सतह पर, कि देखेंगे सूरत हाल अगर कंट्रोल से बाहर है तो इनको ऐसे SOPs बनाने पड़ेंगे। लॉकडाउन मुकम्मल तो नहीं कर सकते क्योंकि इनके देखें 2 महीने तक लॉकडाउन करके क्या किया, इनकी इकॉनमी बस बुरा हाल हो गया। अब देखें इनके पास हुकूमत चलाने के लिए पैसे, वो जो सूरत हाल है सूबों के पास नहीं रहे। अब ये सूरत हाल है, इस जो सूरत हाल में इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट को मुसलसल फंड्स वगैरह चाहिए। इस तरह पंजाब गवर्नमेंट जो है, सिंध गवर्नमेंट है, KP है, बलूचिस्तान है, इसमें सरकारी मुलाजमिन को तनख्वाहें देनी है, SAS प्रोग्राम के तहत फंड्स देने हैं और हेल्थ सेक्टर में देने, तो अगले बजट भी आ रहे हैं। तो इनकी जो सूरत हाल है NFC वार्ड के तहत जो डिविजुअल पूल में जो टैक्सेस वगैरह इकट्ठे होते हैं तो वो उनके टारगेट के मुताबिक नहीं आ रहे। सारा सूरत हाल है एकदम लॉकडाउन की वजह से बड़ा बुरा हाल हुआ है। तो उस वजह से गवर्नमेंट देख रही है कि मईशत को साथ चलाना और सेहत को भी साथ चलाना है। तो ऐसी सूरत हाल में इनको SOPs वगैरह बनाने चाहिए, देखना चाहिए, सूरत हाल को पहले देखना चाहिए था। इनको इतना दराक नहीं था कि ये 2 महीने तक चल सकते हैं, जी हमारे पास इतना स्टॉक है। इन्होंने टारगेट बनाया था 2 महीने का। अब लॉकडाउन करने के लिए इनके ये नहीं कर सकेंगे कि जी इंडस्ट्रीज़ दोबारा बंद कर दें, मुकम्मल लॉकडाउन करें। मुकम्मल लॉकडाउन करेंगे तो बाहर जो ऑर्डर्स हैं एक्सपोर्ट्स के वो पूरे नहीं कर सकेंगे, बाहर मार्केटें चली जाएंगी। ये तमाम जो सूरत हाल है गवर्नमेंट को बैठ के एक पेज पर अपोजिशन को भी साथ में लाना चाहिए और इस पर मुकम्मल तौर पर एक लॉकडाउन पहले खोलना नहीं चाहिए था। एक जो लॉकडाउन लगा हुआ था उसमें भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। मुकम्मल तौर पर देखें लोग बाहर निकल रहे थे मार्केटों में बिला वजह। क्या वो बात मशहूर है कि आधे लाहौर के लोग ही निकले होते हैं और आधे देखने के लिए उनको निकले होते हैं। तो ये सूरत हाल है कि इस तरह जो लोगों को बिला वजह जो निकलते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए घर वालों की भी जिम्मेदारी है। जो सोशल डिस्टेंस कायम करना है, जो इस तरह जो बातें हैं वो मामूल के मुताबिक। अब जब लॉकडाउन का मतलब ये नहीं ख़त्म होगा कि कोरोना ख़त्म हो गया। अब गवर्नमेंट को इस बारे में शऊर देना है, लोगों को बताना है। ये इस तरह नहीं होगा कि गली मोहल्ले की सतह पर इन लोगों को बताना पड़ेगा, वरना ये सेम इसी तरह चलता रहेगा सिलसिला। हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि SOPs को फॉलो करे। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। आज का दूसरा बड़ा सवाल है, क्या तैयारा हादसे के जिम्मेदारान का तयन हो सकेगा? इस पर एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद। के ख्याल में क्या तैयारे हादसे का जिम्मेदारान का जो है वो तयन इतनी जल्दी हो सकेगा? अल्लाह करे कि हो जाए, लेकिन जो अभी इब्तदाई रिपोर्ट्स आई हैं और हमने हमारे रिपोर्टर्स ने खबर फाइल की, उसके मुताबिक तो बेनज़ीर भुट्टो की जो शहादत की जगह थी, जिस तरह उसे धोया गया था मौके पे और चीज़ें हटा दी गई थी, वही फ्रांसीसी माहिरीन ने एतराज़ किया है कि ये जगह साफ़ क्यों की गई, मलबा क्यों हटाया गया। तो जब ये पता है, इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि वो सब लोग आएंगे
क्योंकि एयरबस है तो फ्रांस से आने की टीम, बोइंग होता है तो अमेरिका से आती है टीम। ये जल्दी किस चीज की थी और किसको थी? क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे आज पहले दिन उस टीम के विजिट पे जो रिपोर्ट्स आई हैं वो लग गई। अब देखें कि तहकीकात कितनी देर में कैसे मुमकिन होंगी, क्योंकि जब आपने जो तहकीकाती टीम के आने से पहले चीज़ों को, शवाहिद को अगर हटा दिया है, ये बात सत्य है जो कि मुख्तलिफ ज़राए से हर तरफ से यही बात आई है कि वो जगह साफ कर दी गई है, धो दी गई है, तो ऐसा क्यों किया गया? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये तो फिर इंटरनेशनली जब रिपोर्ट आएगी और एयरबस कंपनी अपनी फैसला देगी कि वो 1 महीने में देती है या 3 महीने में देती है, उन्होंने डाटा भी लेके जाना है और डाटा रिकवर भी करना है, उसके अंदर तो सारी गुफ्तगू ओपनली आ जाएगी सामने और कोई चीज़ पीछे नहीं रहेगी। तो हमें देखना भी होगा और समझना भी होगा कि काम किस तरह चल सकता है और कैसे नहीं चल सकता। बहरहाल ये हमारे जो अरबाब बस्तों को शायद उन सब पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आज लग गया है कि जितने बड़े दावे हो रहे थे, तो ये तो रिपोर्ट में तो बहुत बड़ा घपला नजर आ रहा है आज की पहले दिन की तहकीकाती रिपोर्ट। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहेंगे, क्या तैयारा हादसे के जिम्मेदारान का तयन इतनी जल्दी हो सकेगा? देखिए, जो आमिर साहब ने बात करी, एक बात से मैं बिल्कुल उनसे मुत्तफिक हूँ कि जब हादसा हुआ इनको सबसे पहले फ्रांस और जो जहाँ की टीमें जर्मनी थी उनको अप्रोच करना चाहिए था कि जी एक्सीडेंट हो गया, अब आप बताइए कि आप चाहते हैं कि सब चीज़ें इसी तरह रहें या कुछ चीज़ें रिमूव कर सकते हैं, और ये डायरेक्शन इनको वो रिमूव करनी चाहिए जो मेरे हमेशा गलतियाँ करते हैं और बाद में इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये एक तो ये, सेकंड ये कि ये जिस तरीके से हर एक अपनी मर्जी की जो रिपोर्ट दे रहा है, मर्जी के कमेंट दे रहा है, ये बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। इसके बावजूद ये फैमिली के लिए बहुत ही तकलीफ की चीज़ है। अभी आपने पायलट के वालिद को देखा कि वो कितने परेशान थे, कभी कोई बात कर रहा है, कोई कर रहा है। आई थिंक एवरीबडी शुड वेट टिल द टाइम दिस रिपोर्ट इज पब्लिक। लेकिन मुझे यकीन है अगर चीनी की रिपोर्ट, आटे की रिपोर्ट, ये चीज़ें सारी पब्लिश हो सकती हैं, तो मुझे यकीन है कि तमाम सौदा की फैमिली के सेटिस्फैक्शन के लिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है और होनी भी चाहिए। जी फैसल साहब, देखिए 2010 से लेके 2020 तक जो है वो 4 हादसा हो चुके हैं जहाज गिरने के। तो इनमें से जो 2 हादसा थे, 2010 में जो मरगला का वाकया हुआ था और 2012 में इस्लामाबाद का जो वाकया हुआ था, उसकी जो तहकीकाती रिपोर्ट थी, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, उनको आने में कमोबेश 2-2 साल लगे थे। अच्छा, 2016 का जो वाकया हुआ था, जो एबटाबाद में हुआ था, जो जुनैद जमशेद के हवाले से बहुत मशहूर हुआ था, वो उसकी जो तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो आज तक नहीं आई है सामने। तो बहरहाल अभी हुकूमत ने कहा है कि 3 महीने में हम ट्राई रिपोर्ट आ जाएगी या इस रिपोर्ट को भी लेकर आ जाएंगे। तो जो माजी का जो हम अगर इस हवाले से एक जायजा लें तो इस हवाले से कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल का जो एक अच्छा पहलू ये है कि पहले जो इन्वेस्टिगेशन होती थी उसके लिए जो इदारा था वो एविएशन डिवीजन के मातहत था। लेकिन इस दफा ये मामला हुआ है कि इस हादसे के बाद जो है वज़ीर आज़म ने एक नए इन्वेस्टिगेशन जो है एक इदारा कायम किया है जो जिसका एविएशन से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको जो है वो सेपरेट रखा गया, अलग रखा गया। तो ये एक बहुत खुशगवार और एक अच्छा साइन है, क्योंकि जो माजी में जो हादसा होते रहे थे तो जो इन्वेस्टिगेशन की जो अथॉरिटी थी उस पर ही जो है शकों को शुबात का इज़हार किया जाता था कि वो क्योंकि सिविल एविएशन के मातहत है, एविएशन डिवीजन के मातहत है, इसलिए वो जो है वो गैर जानिबदाराना तहकीकात नहीं कर सकता। आपके मामले में जो है वो सूरत हाल जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। तो हमें ये गुमान करना चाहिए और ये ख्वाहिश भी करना चाहिए कि इसकी जो तहकीकात है माजी की तहकीकातों की तरह नहीं होगी, बर वक्त आएंगी और गैर जानिबदाराना तौर पर आएंगी। ठीक है सब, जैसे अभी फैसल साहब ने कहा है माजी में भी हादसा हुए हैं, इंक्वायरीज भी हुई हैं, लेकिन जिम्मेदारान का तयन उस तरीके से नहीं हो सका, तो क्या इस बार हो पाएगा? कभी भी नहीं हुआ। एक हमें गुफ्तगू हमारे सामने है जो कंट्रोल टावर और कप्तान के दरमियान हुई, जो हादसे से पहले हुई। उससे पहले कहा गया है कि वो बेली लैंडिंग हुई क्योंकि वो नहीं खुला था गेयर, और पता नहीं जो भी इसमें मामला आता है। सबसे आसान हल होता है किसी भी हादसे का जिम्मेदार उसके अगर किसी रोड ट्रांसपोर्ट है तो ड्राइवर पे डाल दिया जाए, अगर तैयारे का हादसा है तो कप्तान पे डाल दिया जाए। वाले साहब उनके कह भी रहे हैं कि खुदारा इस तरह ना करें। इंतज़ार करना चाहिए तहकीकात मुकम्मल होने का, क्योंकि वो गुफ्तगू हमारे सामने नहीं है जब बेली लैंडिंग हुई है। उससे ज़्यादा चीज़ें पता चल सकता है कि वाकई कोई गलती कप्तान की है या मलबा डालने की कोशिश की जा रही है। आज की तारीख तक मुझे लगता है कि ये कप्तान पे मलबा डाल के बाकी सारे निकल जाएंगे इसमें से। ठीक है, लतीफ़ चौधरी साहब। मेरा ख्याल है पहले बात तो ये है कि इसमें जो
लोग शहीद हुए हैं। ये इंतहाई बड़ी तकलीफ़ का एक हादसा था हमारे लिए, सब पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि ईद के बिल्कुल साथ ये एक सानिया हुआ जिसका तकलीफ़ जो है ना ये नाकाबिले बयान है। तो इंक्वायरियाँ होनी है। ये जो आज गम के लम्हात हैं हमारे, जो आज जज्बात हैं, ये कल नहीं होंगे, परसों नहीं होंगे, उसके बाद फिर ये कम हो जाएंगे। हमारी हुकूमतों के ऊपर हमें इतना डिसबिलीव है, इतने हादसे हुए, उसकी रोकथाम के लिए कभी कोई तहकीकाती रिपोर्ट सामने नहीं आई। अल्लाह करे कि ये भी आ जाए, क्योंकि हम लोग तो एक बात ही कर सकते हैं, हमें नहीं पता कि उस लम्हे क्या हुआ। व्हाट्सएप पे जो चीज़ें चल रही हैं उसकी हकीकत के बारे में हमें नहीं पता कि जी ये वाकई हकीकी है या उनकी जो गुफ्तगू चल रही है ये भी हकीकी है कि नहीं है। तो अल्लाह ताला जितने लोग इस मार्च में शहीद हुए, अल्लाह ताला उन सबको अपने ज्वार रहमत में जगह दे, और जिन लोगों का नुकसान हुआ है अल्लाह करे कि हुकूमत अपनी नेक नीति से उनका नुकसान पूरा कर दे और ये रिपोर्ट हकीकी मानों में आ जाए, ताकि हमें पता तो चले ना कि यार ये हुआ क्या है, कैसे हुआ है, उसकी सदेबाब कर। ठीक है मोहम्मद इलियास साहब। ये रिपोर्ट मंजर आम पर आनी चाहिए, माजी की तरह ये नहीं कि इसको लेट करके फिर इसको बिल्कुल गायब कर दिया जाए या इस पर कोई एक्शन ना हो, लेकिन ये रिपोर्ट आनी चाहिए क्योंकि एक हादसा हुआ जिसमें कीमती जानें ज़ाया हुई। ये देखना चाहिए। अब जब आई है कि गवर्नमेंट ने कहा कि इंडिपेंडेंट इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, अब वो टीम आई हुई है और आके देख रही है चीज़ें, जैसे मलबा धो दिया गया, आमिर भाई ने बताया कि इस तरह ये सारी चीज़ें हैं, इनको देख रहे हैं। अब रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे आज कंट्रोल टावर से भी लिया उन्होंने, पायलट के बारे में भी सारा रिकॉर्ड इकट्ठा किया कि कहाँ कहाँ वो अपना ट्रैवल करते रहें। तो ये तमाम जो सूरत हाल है, जहाज़ का भी रिकॉर्ड वगैरह, तो ये तमाम चीज़ें, इसमें वक्त लगेगा। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए कि इस तरह के जो हादसात हैं जो कि हुए हैं, 4 पहले भी हुए हैं, तो ये इसको इसका रिकॉर्ड रखना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में इसका फ़ायदा उठाए, और जिसमें इसका तयन करना चाहिए कि कौन ज़िम्मेदार है कि यहाँ जहाज़ में फ़नी ख़राबी थी, जो भी सिविल एविएशन की है, पायलट की है, जो भी है, इसमें कबल अज़ वक्त है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो ज़िम्मेदार है उसका तयन करना चाहिए ताकि सही हक़ाइक़ लोग आवाम को बताए जा सकें। जब तक रिपोर्ट नहीं हतमी किसी भी किस्म के तबसरे से हमें गुरेज करना चाहिए। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। आज का तीसरा सवाल हमारा होगा, क्या भारत शिकस्त से कोई सबक सीखेगा? इस पर एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद। शरपसंद भारत चीन के साथ भी महाजराई से बाज न आया। मुतनाज़ सरहदी इलाकों में दाखिल होने की कोशिश पर चीन ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे कई भारतीय फौजी जख्मी हुए और वहां से भागने पर भी मजबूर हो गए, जिसके बाद मोदी सरकार, भारतीय फौज और भारतीय मीडिया बदहवासी का शिकार हो गया है। आज का सवाल इसी मुनासबत से हमारा ये है, क्या भारत शिकस्त से कोई सबक सीखेगा? अयाज खान साहब। भारत ने सबक नहीं सीखना। एक्चुअली ये जो जहाँ पे ये स्टैंड ऑफ है, ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हमारे यहाँ LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, तो वहाँ भारत के लिए बड़ा आसान होता है कि वो हमारी चूँकि शहरी आबादी वहाँ गोलाबारी कर देता है, और जब जवाब में पाक फौज ने जवाब देना होता है उनके लिए मुश्किल ये होता है कि फिर आगे आबादी है और दोनों तरफ कश्मीरी हैं, बड़ा मुश्किल महाज है पाकिस्तान के लिए। तो वहाँ तो चूँकि आमना सामना हुआ, और वो जो 56 इंच के चौड़े भारतीय सूरमा थे, वो 30-35 इंच की वो बेचारे वो छोटे छोटे चाइनीज के सामने यूं भीगी बल्ली बने, मतलब मिन्नतें कर रहे हैं कि खुदा के लिए गाड़ी को निशाना ना बनाइएगा, हमें निकलने दें, क्योंकि हम तो खुद भाग रहे हैं यहाँ से, तो आप हम पे अटैक करेंगे तो नुकसान हो जाएगा बहुत। तो ये भारत सबक तो कभी नहीं सीखता। उसको लगता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत इजी होता है पाकिस्तानी फौज को यहाँ पे गोलाबारी करना, क्योंकि शहरी हैं। वहाँ अब जब आमना सामना हुआ है, अब देखें तो सही हालत क्या हुई भी है उनकी इंडिया की। और जनरल बख्शी जो हालात कर रहे हैं अपनी हुकूमत के, और भी जो लोग समझदार हैं वो तो बर्बाद करके रख देंगे इंडिया को, लेकिन सबक वाला कोई चक्कर नहीं होगा। ठीक होगा। ब्रिगेडियर साहब, देखिए, जब ये 370 वो किया, 35 ये किया, इंडिया ने मकबूजा कश्मीर पर कब्जा किया, लद्दाख को, चाइना जब से नाराज था। अभी ये इतना बिल्डअप वहाँ पर कर रहे थे इंडियन अमेरिकन की शो पे कि इन्होंने 6 जो बड़े इनके जहाज हैं ट्रांसपोर्ट, वो सामान फौजियों ने वहाँ पर उतारे हैं। तो चाइना ने अटेम्प्ट किया, इनके पेट्रोल को भी कब्जा कर लिया, 20 किलोमीटर का एरिया कब्जा कर लिया। खप जब पड़ी है, जब इंडिया के पार्लियामेंट में पॉलिटिशियन ने बात करनी शुरू की, तो ये बेगी बली बन के छुप के बैठ गए, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है वो लड़ाई करने की। ये तो आदि हैं कश्मीर औरतों, बूढ़ों, बच्चों को शहीद करने में जो नाते होते थे।
अब इनके पास अल्टरनेटिव क्या था? अपने आवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हमारे जन बाजवा जो गए कश्मीर में ईद के ऊपर ईद की नमाज पढ़ने, टुक से डे स्पेंड करने, उनका मोरल हाई करने और इंडिया को मैसेज देने के लिए कि हम हर वक्त तैयार हैं, आप कोई 27 फरवरी वाला इंसिडेंट मत करें, हम आपका इनका जवाब पत्थर से देंगे। ये अपने आवाम की टेंशन डाइवर्ट करने के लिए अब उन्होंने ये सिलसिला शुरू कर दिया। ठीक है, आमिर साहब देखिए बात है कि कहते हैं डंडा पीर है बिगड़े तिगड़ों का, तो जो चाइनीज ने इंडियन फोर्सेस का आश्रित किया है वो हम देख भी रहे हैं। जनबख्शी आधी मूछ कटा के एहतजाज कर रहे हैं वहाँ पे, और यहाँ पे जाहिर है कि वो उन्होंने अपनी सरजमीन के ऊपर, चाहे वो मुतनाज़ा हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, उन्होंने घुसने नहीं दिया। अयाज साहब ने बड़ा अच्छा अंदाज से एक्सप्लेन कर दिया कि हमारी अफवाज की मजबूरी क्या है कि जवाबन हम कैसे कार्रवाई करने में मोहतात रहना पड़ता है। लेकिन इस सब के बावजूद ये बहरहाल फ़र्ज हमारा है, जब हम सफ़ीर हैं कश्मीर के, तो वहाँ पे जो लॉकडाउन चल रहा है और जो वो मकबूजा कश्मीर में नैते मुसलमान मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म सितम सह रहे हैं, उनकी आवाज़ इंटरनेशनल सतह पे इस वाक़े की तनाजुर में ही हमें एक बार फिर उठानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ जुमे के एहतजाज का ऐलान करके और हम उसके बाद भूल गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर एक मुस्तकिल लाहे अमल बनना चाहिए, क्योंकि बातों से तो काम नहीं बनेगा, अमली तौर पर ही कुछ हमें करना होगा। ठीक है, लतीफ़ चौधरी साहब। मेरा ये ख्याल है कि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनका फ़ायदा पाकिस्तान को, मेरा ख्याल है कि इस सारी बिल्डअप का फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ है। चाइना ने बड़ी सोच समझ के ये मूव की है जो मुझे लगता है, और इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बातें आ रही हैं कि इंडियन जो पॉलिसी साज हैं बड़े जो टॉप लेवल पे, वो खासे अरसे से एक मनसूबाबंदी पे काम कर रहे थे कि चीन को मसूर किया जाए। जो अमेरिकन कैंप में जाने की वजह से चाइना और इंडिया की टेंशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अमेरिकन बहुत सी चाइनीज़ कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर चुके हैं, और इंडियंस का एक प्लान ये नज़र आता था कि वो लद्दाख में जाके थोड़ा सा पेनिट्रेट करके जो पाकिस्तान की तरफ सी पैक का रूट है उसको ब्लॉक कर दें। अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात चीन के लिए पैदा हो जानी थी। पाकिस्तान तो पहले ही चलो अंगेज है इंडिया के साथ, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए ये बहुत बेहतर सूरत हाल पैदा हो गई कि इंडिया और चीन आपस में बहुत ज़्यादा अंगेज हो गए, और बल्तिस्तान और गिलगित के हवाले से जो हमें खदशात और ख़तरात मौजूद थे कि कोई मुहिम जो इंडिया की तरफ से हो सकती है, वो चीन ने अब वो रास्ता बंद कर दिया और वो महाज अपने जुम्मे ले लिया। अब हमें कम से कम वहाँ से खतरात नहीं रहे। ठीक है, मोहम्मद इलियास साहब। बस जी, अब पता चल गया कि इंडिया की जो भारत की बदमाशी है वो हर जगह नहीं चल सकेगी। और लद्दाख के मुकाम पर जो इनको मुंह की खाने पड़ी है, तो दुनिया को पता चले कि यहाँ बदमाशी करने आए थे तो उनको पड़ गई। यहाँ नते कश्मीरी जो लोग हैं उन पर जो जुल्म सितम किया जाता है, औरतों पर, बंदों पर, ये सिर्फ इधर ही कर सकते हैं, या सिर्फ मुसलमानों पर या अक़लियतों पर कर सकते हैं। बाकी जहाँ लड़ना पड़े वहाँ देखें भीगी बिल्ली की तरह भागते हैं। और ये आज सब ने दुनिया ने देखा है, और दुनिया को पता होना चाहिए कि जो कश्मीरियों को साथ जो जुल्म सितम कर रहे हैं, उनको जहाँ उन्होंने कर्फ्यू लगाया हुआ है, एक मुद्दत गुजर गई है, उसके लिए भी कुछ करें। पाकिस्तान को भी चाहिए अपना भरपूर किरदार अदा करे ऐसे। बिल्कुल ठीक। फैसल साहब। ये भारत जो है वो चीन को भी शायद पाकिस्तान ही समझ रहा था। फिर जो पाकिस्तान के साथ भारत जाती करता था और झूठे दावे करता था, उसकी हुकूमत झूठे दावे करती थी, और जितने वो झूठे दावे करती थी उसका मीडिया उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो झूठ बोला करता था। लेकिन ये चीन के मामले में तो भारत के साथ जो है बिल्कुल उल्टा ही हो गया। उनका मीडिया जो वहाँ तो उनकी जो पिटाई अपनी जगह हुई, लेकिन जो मीडिया में भारतीय हुकूमत का, भारतीय फौज का जो हशर किया जा रहा है वो भी बड़ा देखने से ताल्लुक रखता है। भारत शायद इस खुशफहमी में था कि इसकी जो 1 अरब 25 करोड़ की मार्केट है उसके दबाव में चीन आ जाएगा, जो इस वक्त सूरत हाल है, दुनिया की माशी सूरत हाल है। लेकिन चीन ने बड़ा जो है क्या कहना चाहिए कि असूली फैसला किया। वो किसी के जो ब्लैकमेलिंग में या दबाव में या तिजारती दबाव में नहीं आया, उन्होंने बिल्कुल किया, और सिर्फ उनको मारा नहीं बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी उनको जो है बिल्कुल एक खुला मैसेज दे दिया कि अगर आपने इस मामले में कोई हरकत की तो आपको इससे ज़्यादा जो है वो सख्त जवाब मिलेगा। बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा है जो भारत को। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। आज के एक्सपर्ट्स से इतना ही। ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।